आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा में पूर्व के वर्षों में आए हुए प्रश्नों के हल का। अब तक हम सभी लोगों ने वर्ष 2016 के दो भागों यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वह है भाग 3, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 41। हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी, मौलिक अधिकार, सी, संघीय संरचना और डी, प्रस्तावना। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है संविधान के दार्शनिक आधार की बात कर रहा है, तो इसमें जो दार्शनिक आधार है संविधान का वह है प्रस्तावना। इसमें विकल्प संख्या डी सही है। दार्शनिक आधार भूमि वास्तव में है क्या? दार्शनिक आधार भूमि का अभिप्राय उन आदर्शों, लक्ष्यों, नीतियों से है जिसे संविधान प्राप्त करना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। इस संविधान का वस्तुतः आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो है उद्देश्य प्रस्ताव था। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आधार है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में विविध सारे विद्वानों ने विविध जो है अपना वक्तव्य दिए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि विविध विद्वानों ने वे कौन कौन से वक्तव्य दिए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। एन पालकीवाला एक विद्वान हैं। एन पालकीवाला। एन पालकीवाला ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा? परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड। इसी तरह से एक विद्वान और भी हैं, वे हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक या जन्म कुंडली कहा। राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। या फिर इन्होंने प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या? लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का क्या कहा? भविष्य फल, भविष्य फल। तथा अर्नेस्ट बार्कर नामक एक विद्वान हैं। तीसरा जो है अर्नेस्ट बार्कर। कौन? अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का जो है क्या कहा? कुंजी। क्या कहा? कुंजी। यानी यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस विद्वान ने
प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा, तो आप टिक मारेंगे कि अर्नेस्ट बारकर। एक विद्वान और भी हैं, चौथा ठाकुर दास भार्गव। कौन? ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने क्या कहा? ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना के हम जो है आदर्श या फिर जो है दार्शनिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे, तो प्रस्तावना में जो शामिल शब्द हैं वही प्रस्तावना की दार्शनिक पृष्ठभूमि है। जैसे प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यही जो है संविधान का दार्शनिक पक्ष है। एक सवाल और भी मन में उठता है कि क्या प्रस्तावना जो है, यह प्रस्तावना यह जो है संविधान का अंग है? संविधान का अंग है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना राय दिया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहली बार संविधान का प्रस्तावना अंग है या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में बेरुबरी के मामले में उठा। किसमें उठा? बेरुबरी के मामले में। यह जो बेरुबरी है, यह बंगाल के पास एक भूमि था जिसके संदर्भ में पाकिस्तान का कहना था कि यह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है, ना कि यह पश्चिम बंगाल का। तो बेरुबरी का जो मामला आया वस्तुतः 1960 में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को माना कि जो प्रस्तावना है यह संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने वाली कुंजी तो है, किंतु इसे हम संविधान का अंग नहीं मान सकते। संविधान का अंग नहीं मान सकते, इसलिए यह न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किंतु 1973 में एक केस आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें न्यायालय ने माना पहली बार कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है? अंग है संविधान का। और यह संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक केस 1995 में भी आया। 1995 जो केस आया, उस केस का नाम था भारत संघ बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम। इस मामले में एक बार पुनः कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है, किंतु यह न्यायालय के द्वारा सीधे लागू नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न उठता है, क्या कभी प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया? हाँ, केवल एक बार जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। क्या? प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, एक बार। इंदिरा गांधी का समय था और 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन, इससे 42वें संविधान संशोधन, यह संशोधन कब आया था? 1976 में संशोधन किया गया और इसमें जो है कुछ शब्द जोड़े गए। वे जो शब्द जोड़े गए वे शब्द हैं समाजवादी। कौन?
समाजवादी। दूसरा शब्द जो जोड़ा गया वह है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वह है अखंडता। कौन? अखंडता। इस तरह से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। एक बात और है कि जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संसद को, किसको? संसद को संशोधन करने का अधिकार है, संशोधन करने का अधिकार है। तभी तो 42वां संवैधानिक संशोधन संसद ला करके प्रस्तावना में संशोधन किया। किंतु संसद को मौलिक संरचना, इसके मौलिक संरचना में, किसमें? मौलिक संरचना, संरचना में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 42वां है। 42वां है कि निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ हम आदेश देते हैं होता है? ए है परमादेश, 2 है प्रतिषेध, 3 है बंदी प्रत्यक्षीकरण और 4 है उत्प्रेषण। तो इसमें हम आदेश देते हैं, यह विकल्प ए यानी परमादेश सही होगा। परमादेश का जो अर्थ होता है वह होता है कि हम आदेश देते हैं। इस परमादेश को अंग्रेजी में मैंडामस कहा जाता है। यह परमादेश किसी सार्वजनिक अधिकारी, कौन? सार्वजनिक, सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी और कौन? या निकाय, कोई सार्वजनिक अधिकारी है या निकाय है, इसको सर्वोच्च न्यायालय उसके कानूनी कर्तव्यों के पालन करने के लिए कहता है। जब वह सार्वजनिक निकाय या अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से इनकार कर दिया। इस तरह से यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निगम और न्यायालयों, न्यायाधिकरण, यहाँ तक कि सरकार के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। किंतु यह जो परमादेश रिट है, यह प्राइवेट व्यक्तियों, किसके? प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में आप सभी जानते हैं कि एक भाग है, भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और इन्हीं मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32, जिसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, यह भी एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत यानी अनुच्छेद 32 के तहत जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता प्राप्त होती है। ये रिट अधिकारिता जो हैं, इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। पहला हम देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ हुआ कि प्रत्यक्ष करना। इसको अंग्रेजी में हैबियस कार्पस कहा जाता है। हैबियस कार्पस का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना, यानी बंदी को जो है न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष करना। यह रिट कार्यपालिका, किसके? कार्यपालिका या किसी प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसमें न्यायालय जांच करता है
कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वह विधि संगत है अथवा नहीं। दूसरा जो रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, वह है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को जो है अंग्रेजी में क्यू वारंटो कहा जाता है। यह रिट जो है लोक पदों को हथियाने या जबरदस्ती प्राप्त करने के विरुद्ध एक शक्तिशाली उपकरण है। न्यायालय यह जांच करता है यदि कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर बने रहने के का दावा करता है तो न्यायालय जांच करता है इसका वैध अधिकार क्या है। यदि वैध अधिकार नहीं होता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ होता है रोक देना। अंग्रेजी में इसे प्रोहाइबिटेशन कहा जाता है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय यानी निचले न्यायालयों को अपनी सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि अवर न्यायालय या फिर अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपनी अधिकारिता सीमा का अतिक्रमण या उल्लंघन करके किसी मुकदमे की सुनवाई करें जिसमें कार्रवाई लंबित हो या आदेश ना दिया गया हो तो प्रतिषेध रिट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस अवर न्यायालय को रोक सकता है, यानी आदेश ना दिया गया हो आदेश से पूर्व। अगला है चौथा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का तात्पर्य होता है, इसे अंग्रेजी में सर्टियोरोरी कहा जाता है। यह रिट भी उसी आधार पर जारी किया जाता है जिसमें कोई अवर न्यायालय या न्यायिक कल प्राधिकरण अपनी सीमा का उल्लंघन करके किसी आदेश को पारित कर दिया हो या उसमें निर्णय दे दिया हो। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे निर्णयों को खंडित कर सकता है। इस तरह से आप यहाँ देखिए, प्रतिषेध का अर्थ होता है कि अवर न्यायालय में कार्रवाई लंबित हो तब जारी किया जाता है, यानी आदेश से पूर्व, और उत्प्रेषण रिट जो होता है वह आदेश के पश्चात। उच्चतम न्यायालय भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति और सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को भी रिट अधिकारिता प्राप्त है, किंतु उसे अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकारिता नहीं प्राप्त है, उसे अनुच्छेद 226 के अधीन रिट अधिकारिता प्राप्त है। यहाँ पर आप यह समझ सकते हैं कि उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं या हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं वह इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से अधिक है। उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करता है बल्कि सामान्य विधियों के उल्लंघन में भी रिट जारी कर सकता है। ये जो रिट हैं इनको जारी करने का जो अधिकार है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, किसी अन्य न्यायालय को नहीं है। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। प्रश्न संख्या 43 है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया विधि, घटिया दर्शन और घटिया इतिहास के रूप में आलोचना की? ए है सर हेनरी मेन, बी है लॉर्ड एक्टन और सी है हॉबहाउस और डी है मिल। इसमें जो उत्तर सही होगा ए सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन ने ही सामाजिक संविदा यानी सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना की थी। हेनरी मेन वास्तव में था कौन? हेनरी मेन 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश न्यायविद था। हेनरी मेन की पुस्तक परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। वह पुस्तक है एंशिएंट लॉ। इस पुस्तक को परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इस पुस्तक का पूरा नाम है एंशिएंट लॉ।
its connection with the early history of society and its relation to the moral ideals. हेनरी मेन वास्तव में प्रभावित था किससे? सामाजिक विकासवाद से। सामाजिक विकासवाद से। हेनरी मेन मानता था कि जो समाज है, समाज जो है वह स्थिर स्थिति से अनुबंध की ओर आगे बढ़ता है। किससे? स्थिर स्थिति से कहां बढ़ता है? अनुबंध की ओर। यानी प्रारंभिक समाज जो है वह स्थिर स्थिति की ओर है और जो आधुनिक समाज है यह अनुबंध पर आधारित है। हेनरी मेन मानता है कि आदिम समाज में मनुष्यों के संबंध जो हैं वे स्थिर स्थिति से निर्धारित होते हैं। यहाँ पर स्थिर स्थिति का तात्पर्य क्या है? एक परिवार है और परिवार में व्यक्तियों के जो संबंध हैं वे परस्पर बधाए हुए हैं, वे एक स्वजन समूह या परिवार से जुड़े हुए हैं। इस समाज में व्यक्ति अपने लिए ना तो अधिकारों की सृजन कर सकता है और ना ही कर्तव्यों का निर्धारण करता है। वह अपने स्थिर स्थिति के अनुसार परंपरागत नियमों में बंधा रहता है। उसके लिए नियम जारी करने का जो अधिकार होता है केवल परिवार के मुखिया के पास होता है। क्योंकि जो अधिकार जारी करने का अधिकार है वह परिवार के मुखिया के पास है, इसलिए जो आदिम स्वजन समूह थे वे प्रतिशतवंशी या प्रतिशतात्मक और निरंकुश थे। इन्हीं से कबीला और आगे चलकर इसी से राज्य का विकास हुआ, ऐसा हेनरी मेन मानता है। राज्य की उत्पत्ति में हेनरी मेन कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वह क्रमशः विकास से हुआ है और उसमें भी वह प्रतिशतात्मक सिद्धांत में विश्वास रखता है। आदिम समाज के विपरीत यानी प्रारंभिक समाज के विपरीत जो प्रगतिशील समाज है यानी आधुनिक समाज जो है, आधुनिक समाज या प्रगतिशील समाज जो है यह इसके जो संबंध होते हैं वे अनुबंध या समझौते से निर्धारित होते हैं और इनके जो संबंध होते हैं परस्पर स्वतंत्र सहमति से जन्म लेते हैं। तो यहां पर अनुबंध क्या है? अनुबंध का तात्पर्य है एक पक्ष है जो कोई दायित्व या कार्य करने का वचन देता है और दूसरा पक्ष यह मानता है कि पहला पक्ष अपने वचन को पूरा करेगा। इस प्रकार जो दायित्व अस्तित्व में आता है वही सच्चा अनुबंध है और यह कानून के प्रवर्तन का विषय है। सन हेनरी मेन मानता है कि जो अनुबंध का कानून है इसका सर्वप्रथम जन्म कहां हुआ? रोम में हुआ। आदिम समाज जो होता था जिसमें स्थिर स्थिति से व्यक्ति के संबंध निर्धारित होते थे, वहां पर जो स्वजन समूह होता था, जो परिवार होता था, उसकी संपत्ति जो होती थी वह साझी होती थी। अनेक पीढ़ियों के बाद मनुष्यों ने राजनीतिक समूहन को जो है वह स्वजन समूह की जगह जो है भूभाग को अपना आधार बनाया। इस परिवर्तन से पारिवारिक संबंध जहां आदिम समाज का मुख्य विषय था वहीं पर नागरिकता का जन्म हुआ। सामुदायिक संपत्ति की जगह जो है निजी संपत्ति का जन्म होता है और स्वेच्छाचारी समाज की जगह जो है स्वतंत्र समाज का जन्म होता है, ऐसा हेनरी मेन मानता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहां पर 44 है
कि अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है। ए है शक्तियों का संतुलन, बी है शक्तियों का पृथक्करण, सी है शक्तियों का एकीकरण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही होगा शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों के पृथक्करण को सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। तो अध्यक्षात्मक शासन का जो सैद्धांतिक आधार है वह डिवीजन ऑफ पावर है। गार्नर ने अध्यक्षात्मक शासन की परिभाषा देते हुए कहा है कि अध्यक्षात्मक शासन वह शासन है जिसमें जो है कौन, कार्यपालिका। कौन, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका अपनी अवधि शक्ति, किसके? अवधि और क्या? शक्ति और क्या? कार्यों के लिए जो है वह विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है, यानी विधायिका से स्वतंत्र रहती है। यानी अध्यक्षात्मक शासन में जो व्यवस्थापिका होती है वह कार्यपालिका से अलग होती है, दोनों परस्पर स्वतंत्र होते हैं। यहां पर जो राज्य का अध्यक्ष है, यानी अध्यक्षात्मक शासन में राज्य का जो अध्यक्ष है वही जो है सरकार का भी अध्यक्ष है। सरकार का अध्यक्ष, यानी राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। कार्यपालिका केवल एक होती है और वह जो कार्यपालिका जो राष्ट्रपति है वही कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उनकी पदच्युत करता है, वे उनके मातहत होते हैं। जो कार्यपालिका होती है यानी जो राष्ट्रपति होता है वे संविधान और अपने निर्वाचकों के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 45 है। आप देखिए कि संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है। यहां पर 12वीं अनुसूची की बात किया है। ए है ग्राम पंचायतों, बी है राष्ट्रपति, सी है नगर पालिकाओं और डी है प्रधानमंत्री। तो यहां पर जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूची। इसमें जो 12वीं अनुसूची है, यह 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन। यह जो स्थानीय स्वशासन है यह शहरी है। शहरी, ग्रामीण के लिए अलग अनुसूची है। 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय स्वशासन या फिर आप कह सकते हैं कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है वह आप एक तरह से जाने कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से भी संबंधित है। किससे? लोकतांत्रिक
तांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण से भी जो है यह संबंधित है। ये 12वीं अनुसूची जो है यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में यह जो है पारित हुआ और 1993 में यह 74वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ। इस 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में एक भाग 9 का, कौन 9 का जो है जोड़ा गया। यह नगर पालिकाओं को, यानी यह 9 का जो भाग है यह नगर पालिकाओं को आप देख लीजिए संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, यानी संविधान में इसका विधिवत उल्लेख है। ये जो 74वां संवैधानिक संशोधन है, इस संशोधन का जो उद्देश्य था शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय सहभागिता को बढ़ाना। स्थानीय स्वशासन के विषय में एक सवाल और भी उठता है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो स्थानीय स्वशासन के विषय में कानून बनाने का जो अधिकार है वह है राज्य विधान मंडल को। किसको है? राज्य विधान मंडल, यानी राज्य विधायिकाओं को स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषयों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है। प्रश्न संख्या हम 46 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है कि सामाजिक संविदा के अनुसार ए, राज्य एक नैतिक संस्था है, बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है, सी, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, डी, राज्य की प्रकृति स्वावयवी है। यहां पर आप देखिए कि जो उत्तर सही है, राज्य एक मानवीकृत संस्था है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य एक जो है कैसी संस्था है? कृत्रिम संस्था है। यह सिद्धांत जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है, यह सामाजिक समझौता सिद्धांत भी इसे कहते हैं। मनुष्यों ने राज्य का निर्माण क्यों किया होगा? यह सिद्धांत मानता है कि मनुष्यों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए, किसके लिए? हितों की पूर्ति के लिए राज्य रूपी संस्था का गठन किया होगा। यह सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत यह मानता है कि जो राज्य है, यह राज्य जो है वह साधन है। क्या है? साधन है। और साध्य कौन है? व्यक्ति है। साध्य कौन है? साध्य व्यक्ति है और राज्य साधन है। इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक विद्वान रहे हैं, मुख्य रूप से उसमें हैं हाब्स, दूसरा है लॉक और तीसरा है रूसो। इस तरह से सामाजिक संविदा सिद्धांत एक मानवीकृत संस्था राज्य को मानता है, जिसका निर्माण मनुष्यों ने अपने हितों, अपने आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए किया। राज्य एक नैतिक संस्था है, ऐसा मानते हैं आदर्शवादी। आदर्शवादी जैसे प्लेटो और अरस्तु हो गए। राज्य एक मानवकृत संस्था है। आपने देखा राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, इसको भी जो है आदर्शवादी मानते हैं। राज्य एक प्राकृतिक
सावयवी है, यानी एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, यानी जंतु की तरह है, इसको भी जो है आप आदर्शवादी ही मानते हैं। इस तरह से आपने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। यहां पर देखिए, लोक शिकायत यानी आम जनता कहां अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा सकती है। तो ए है योजना आयोग, बी है लोकायुक्त, सी है उच्चतम न्यायालय और डी है उच्चतर न्यायालय। में जो उत्तर सही है वह है योजना आयोग। योजना आयोग जो है यह एक संविधानेतर संविधानेतर यानी संविधान से इतर, यानी संविधान में योजना आयोग का वर्णन नहीं है। योजना आयोग का जो गठन किया गया था यह मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा गठन किया गया था। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। तो कब इसका गठन किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका वास्तव में कार्य क्या था? देश के लिए कार्य क्या है? देश के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना। और क्या काम था इसका? कि आर्थिक विकास के लिए नीतिगत सुझाव देना। योजना बनाना और आर्थिक विकास के लिए नीतिगत सुझाव देना इसका कार्य था। यह जो योजना आयोग था यह सीधे रिपोर्ट किसको करता था? प्रधानमंत्री को करता था। प्रधानमंत्री को यह सीधे रिपोर्ट करता था। अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। कितने? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके बाद वर्ष 2014 में, कब? 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करके इसके स्थान पर एक अलग आयोग जिसको कि नीति आयोग कहा जाता है, गठन कर दिया गया है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 48 द्विसदनवाद निम्नलिखित में। अगला प्रश्न है 48 द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की अनिवार्य विशेषता है? तो द्विसदनवाद का पहले आप मतलब समझ लीजिए। द्विसदनवाद यानी जो संसद होता है, संसद, उसमें 2 सदन होंगे। उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं। जैसे भारत में लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां पर जो विकल्प प्रदान किए गए हैं, ए है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, बी है संसदात्मक व्यवस्था, सी है संघात्मक व्यवस्था और डी है एकात्मक व्यवस्था। तो जो द्विसदनवाद विशेषता है वह है संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। यह विशेषता संघ शासन का क्यों है?
क्योंकि इसमें एक सदन, जैसे भारत में लोकसभा है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? जनता का प्रतिनिधित्व। इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं। और दूसरा सदन जो होता है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो संघात्मक शासन है उसकी इस विशेषता के साथ साथ, द्विसदनवाद के साथ साथ कुछ और भी विशेषताएं हैं। जैसे पहला, आप देखिए, संघात्मक शासन में एक लिखित और कठोर संविधान होता है। लिखित और कठोर संविधान। लिखित और कठोर संविधान होने का जो कारण होता है कि जिससे जो है राज्य और केंद्र के बीच संघर्ष कम से कम हो। दूसरा जो है शक्तियों का विभाजन होता है। क्या? शक्तियों का विभाजन, यानी जो राज्य की शक्तियां होती हैं वे केंद्र और राज्यों में बटी होती हैं। इसमें तीसरी जो विशेषता होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका यह संघात्मक शासन की व्यवस्था है। और चौथा जो होता है वह होता है दोहरी सरकार। कौन? दोहरी सरकार, यानी केंद्र में एक अलग सरकार होगी और राज्यों की अपनी सरकार होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 49 है कि लाक का विश्वास था कि संप्रभु ए समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, बी विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, सी समस्त कानूनों से ऊपर है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह होगा बी, लाक का संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लाक का जो संप्रभु है, यह संप्रभु जो है, इस संप्रभु के लिए लाक संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं करता है। जिस शब्द का प्रयोग करता है वह है सर्वोच्च शक्ति। क्या है? सर्वोच्च शक्ति। और लाक का जो संप्रभु है वह कैसा है? सीमित शक्ति वाला संप्रभु है, यानी शक्तियां उसकी सीमित हैं, असीमित शक्ति नहीं है बल्कि सीमित संप्रभु है जो अनुबंध के नियमों से बंधा हुआ है। यदि वह जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो जनता उस संप्रभु को भंग कर सकती है। इस तरह से लाक ने एक संवैधानिक शासन की बात की है। संवैधानिक शासन, और इस संवैधानिक शासन के अंतर्गत ही उसने विधि के शासन को अपनाया है। संवैधानिक शासन को आप विधि का शासन भी कह सकते हैं। विधि का शासन। लाक कहता है कि जहां कानून नहीं होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए। प्रश्न संख्या 50 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में से नहीं है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के द्वारा
राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन एक सप्तांग सिद्धांत में नहीं है। विकल्प ए है स्वामी, बी है पुरोहित, सी है पुर और डी है कोश। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है पुरोहित, यह सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने जिन 7 अंगों की बात की है उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है स्वामी, दूसरे नंबर पर है अमात्य और तीसरे नंबर पर है कोश। चौथे नंबर पर है पुर, 5वें नंबर पर है सेना, 6ठे नंबर पर है राष्ट्र और 7वें नंबर पर है मित्र। इस तरह से आपने देखा कि प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने राज्य के जिन 7 अंगों की बात की है, ये हैं स्वामी, अमात्य, कोश, पुर, सेना, राष्ट्र और मित्र। स्वामी जो है यही राजा है। स्वामी कौन है? राजा है। और राजा जो है राज्य में किसके समान है? सिर के समान है। ऐसा जो है प्राचीन राजनीतिक विचारक मानते हैं। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। क्या होता है? मंत्री। ये मंत्री जो है आँखों के समान है, यानी मंत्री जो है वह आँखें हैं। कोश का अर्थ जो होता है वह होता है खजाना। और कोश जो है यह मुख के तरह है, मुख के समान है। पुर जो है यह है दुर्ग। किसको कहते हैं पुर? दुर्ग को कहते हैं और यह बाहों की तरह है। पुर के बाद आप देखिए सेना को दंड भी कहा जाता है। और सेना जो दंड जो है यह किसके समान है? यह मस्तिष्क के समान है। मस्तिष्क के समान है। इसके बाद आता है राष्ट्र जो है यह जनपद की तरह है और यह जंघा। मित्र ये सुहृदय के समान हैं और यह राजा के कानों के समान है। इस तरह से आपने देखा कि राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत की बात प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने किया है और उस सप्तांग सिद्धांत में शरीर के अंगों से उसकी तुलना की गई है। अब प्रश्न संख्या हम 51 पर आते हैं कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है? ए लॉर्ड ब्राइस, बी ए.बी. डाइसी, सी जेलीनेक और डी जी.बी. शाह। इसमें जो उत्तर सही है वह है जेलीनेक। जेलीनेक ही वह विचारक है जो मानता है कि संविधान के बिना, किसके बिना? संविधान के बिना राज्य जो है वह राज्य ना हो करके क्या हो जाएगा? अराजकता हो जाएगी। ऐसा जो है कौन मानता है? जेलीनेक मानता है। प्रश्न संख्या 52 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है। पहला है सीमित शासन, यानी शासन के ऊपर कानून का बंधन होना चाहिए। यह भी जो है संवैधानिक शासन की विशेषता है। व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, एक संवैधानिक शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा संवैधानिक शासन में की जाती है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो उपर्युक्त सभी उत्तर जो है यह सही होगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 53, कौन यह निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? ए, भारत का राष्ट्रपति, बी, भारत का वित्त मंत्री, सी, लोकसभा स्पीकर और डी, राज्यसभा का सभापति। आप सभी जानते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। इसमें विकल्प संख्या सी सही है। यह पूर्व की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी है। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है जो राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? ए, संगठन, बी, विदेशों द्वारा मान्यता, सी, सामान्य सिद्धांतों पर सहमति और डी, संवैधानिक साधनों में विश्वास। आप देखिए, इसमें जो विकल्प बी है, विदेशों द्वारा मान्यता, यही राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। एक राजनीतिक दल में संगठन भी आवश्यक होता है। बिना संगठन के राजनीतिक दल की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात कि जो राजनीतिक दल होता है उसके कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, जिस पर सभी लोगों की क्या होती है? सहमति होती है। और तीसरी बात जो होता है कि जो राजनीतिक दल होता है वह क्रांतिकारी साधनों में विश्वास नहीं करता है, बल्कि संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। संवैधानिक साधनों में, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वह सत्ता प्राप्त करना चाहता है। इस तरह जो विकल्प बी है, विदेशों द्वारा राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यही उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, बी है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सी है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी और डी है वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। आप यहाँ पर देखिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है। यहाँ पर जो विकल्प ए सही है, यही उत्तर जो है सही है। आप देखिए कैसे कि जो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यह इसका प्रावधान अनुच्छेद किसमें? 25 में किया गया है। धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है एक मौलिक अधिकार है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 में किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के, किस अनुच्छेद से लेके? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में
प्रावधान मौलिक अधिकारों का किया गया है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। जहां तक नीति निर्देशक तत्वों की बात है, ये जो 3 ऑप्शन हैं ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A के अधीन है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 है, और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A में है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के भाग किसमें किया गया है? 4 में किया गया है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के, कहां से लेके? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद कितने तक? 51 तक में जो है नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। अब अगला प्रश्न देखिए, 56वां प्रश्न है कि 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है मौलाना आज़ाद, सी है टैगोर और डी है नेहरू। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1936 में कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो है वे गांधीवाद, क्या? गांधीवाद शब्द का प्रयोग उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब कोई विचार वाद बन जाता है तो वह क्या हो जाता है? सीमाबद्ध हो जाता है, सीमाबद्ध हो जाता है। गांधी अपने विचारों को किसी सीमा में बांधना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि यदि हम विचारों को सीमा में बांध देंगे तो उनके जो सत्य और अहिंसा संबंधी जो मूल सिद्धांत हैं वे क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। उनका मानना था उन्होंने कोई नया सिद्धांत का गठन नहीं किया है, बल्कि वे पुराने सिद्धांतों को ही नए संदर्भों में लागू करने का प्रयास करते हैं। गांधी जी कहते थे कि वे अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके विचारों को किसी सीमा में बांध कर नहीं, बल्कि खुले दिमाग और विचार से जो है समझना होगा। अगला प्रश्न है 57, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ए है हाब्स, बी है लॉक, सी है रूसो और डी है मिल। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा रूसो। रूसो ने ही लोक संप्रभुता के दर्शन का प्रतिपादन किया था। लोक संप्रभुता। अब देखिए ये लोक संप्रभुता क्या है? लोक संप्रभुता में जनता ही सर्वोच्च शक्ति को धारण करने वाली होती है। रूसो जिस सामाजिक समझौते की बात करता है, सामाजिक समझौता, जिस सामाजिक समझौते की बात करता है, यह सामाजिक समझौता जो है यह व्यक्ति की सामान्य इच्छा से होता है, और यह सामान्य इच्छा जो है, यह सामान्य इच्छा प्रत्येक व्यक्ति का रियल विल, क्या? रियल विल यानी परार्थमयी इच्छाओं का योग है। और यही जो रियल विल है जो सबका कल्याण चाहती है, क्या? सबका कल्याण, यही जो है लोक संप्रभुता का
आधार है। क्या है? आधार। इस तरह से आपने इसमें देखा कि जो है रूसो जो है लोक संप्रभुता की बात करता है। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ए है प्लेटो, बी है बेंथम, सी है हॉब्स और डी है बर्क। इसमें आत्मरक्षा के अधिकार की बात कही गई है। आत्मरक्षा, इस आत्मरक्षा का जो अधिकार है यह एक प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार है, ऐसा कौन मानता है? इसमें विकल्प सी हॉब्स मानता है, क्योंकि हॉब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उस प्राकृतिक अवस्था में जो अराजकता था, अराजकता यानी इस अराजकता की स्थिति में किसी को भी किसी को मारने काटने का अधिकार था। यानी आत्मरक्षा के उद्देश्य से प्रेरित होकर के ही या फिर अराजकता की स्थिति से निकलने के लिए व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किया या संविदा किया। संविदा किया। और यह जो संविदा है हॉब्स में, यह संविदा परस्पर व्यक्तियों के बीच होता है। किसके बीच? व्यक्तियों के बीच होता है। इस समझौते में जो है संप्रभु जो है वह पक्षकार नहीं है। संप्रभु पक्षकार नहीं है, यह व्यक्तियों के बीच होता है और व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों को संप्रभु को सौंप देते हैं। पक्षकार नहीं होने के कारण ये जो संप्रभु है यह किसी शर्त से बंधा नहीं है, किसी शर्त से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए यह सर्वोच्च शक्ति संपन्न हो जाता है और यही हॉब्स का लेवियाथन है। लेवियाथन है, यह शक्ति संपन्न है और यह लेवियाथन जो है आत्मरक्षा के कारण ही जो है अस्तित्व में आता है। और यह जो संप्रभु है यदि व्यक्ति के मारने या काटने के लिए कह देता है, यानी जीवन के अधिकार पर उल्लंघन कर देता है, तभी जो है लेवियाथन के विरुद्ध विरोध किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न संख्या अगला देखते हैं कि 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 42 और डी अनुच्छेद 45। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में ही कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे अदालतों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, किंतु ये जो नीति निर्देशक हैं ये शासन में क्या हैं? मूलभूत हैं। यानी राज्य को अपनी नीतियों या कानून को बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना उसका दायित्व है। ये न्याय योग्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई राज्य जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं करता है तो नागरिक उसके अनुपालन के लिए राज्य पर जो है मुकदमा नहीं कर सकते हैं। मुकदमा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक अनुच्छेद 40 है। यह अनुच्छेद जो 40 है यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायतों
के गठन। अनुच्छेद, यह अनुच्छेद यानी 40 अनुच्छेद यह राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें कि उन्हें स्वायत्त इकाइयां के रूप में सक्षम कर सकें और वे इसके लिए कार्य कर सकें। अनुच्छेद जो 43 है, अनुच्छेद जो 42 है, इस अनुच्छेद में जो प्रावधान किया गया है वह है काम की न्याय संगत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के साथ साथ प्रसूति सहायता के लिए राज्य प्रबंध करेगा। और अनुच्छेद जो 45 है, यह अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य जो है वह 0 से 6 वर्ष, कितने 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यकाल, देखरेख तथा शिक्षा का प्रबंध करेगा। इस अनुच्छेद में बात कही गई है। तो यहां पर जो उत्तर सही है वह है अनुच्छेद 37। आगे चलते हैं कि प्रश्न संख्या 60 है कि राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है वह होगा उपर्युक्त सभी सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 61 है कि यह कथन कि स्वतंत्रता समानता साथ साथ नहीं रह सकते किसका है? ए डाइसी, बी लॉर्ड एक्टन और सी बर्लिन, डी डॉर्किन। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं चल सकते, यहाँ पर विकल्प बी यही सही है, ऐसा लॉर्ड एक्टन ने जो है कहा था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 62 है, यदि सदन का सत्रावसान हो तो उसे आहूत करने के लिए यानी बुलाने के लिए कौन अधिकृत है? ए अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो इसके लिए अधिकृत है राष्ट्रपति, विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85। इस अनुच्छेद 85 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक बुला सकेगा जहां वह उचित समझे, किंतु शर्त यह है कि प्रथम बैठक और अंतिम बैठक किंतु यह प्रावधान है कि सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र, मान लीजिए कोई ये सत्र है, इस सत्र का अंतिम बैठक, कौन बैठक? अंतिम बैठक, और आगामी सत्र यानी आने वाला सत्र, आगामी सत्र के प्रथम बैठक, इसके बीच का जो समय है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जो होता है उसको यह अधिकार है कि वह समय समय पर
दोनों सदनों का, यानी राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों का क्या कर सकता है? सत्रावसान कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा, कौन? लोकसभा का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है, विघटन कर सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 63 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% निश्चित कर दिया गया? भारतीय संसद ने अनुच्छेद 368 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान का 91वां, कौन? 91वां संवैधानिक संशोधन पारित किया। और यह किस सन में पारित किया? 2003 में, 2003 में पारित किया। पारित करके मंत्रिपरिषद का जो भारी भरकम आकार था उसे क्या कर दिया? सीमित कर दिया, सीमित कर दिया। और यह सीमित करके इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान संशोधन करके जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) का, आप देखिए 75(1) का के अधीन यह प्रावधान किया गया। यह इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अब आप विकल्प संख्या 1 देखिए, 89वां संविधान संशोधन, बी 90वां संविधान संशोधन, सी 91वां संविधान संशोधन और डी 92वां संविधान संशोधन। तो इसमें विकल्प सी 91वां संविधान संशोधन जो है यही सही है। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 41 से लेकर प्रश्न संख्या 63 तक का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।